चलिए तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूरोपियन एरा कि यूरोप के कितने सारे नेशंस हमारे यहाँ आए थे। वो 16th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक को हम यूरोपियन एरा के रूप में जानते हैं। तो उनमें हम सबसे पहले हम देख रहे थे पोर्टुगीज़ को कि उनका कैसे इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया में, उन्होंने कैसे अपना ट्रेड सिस्टम, ट्रेडिंग के लिए आए और ट्रेड सिस्टम से गवर्निंग सिस्टम पे वो लोग चले गए। ये सारा हमने उनका डिक्लाइन भी देख लिया, अंत में उनका मुगल के साथ कैसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिस वजह से उनका डिक्लिनेशन हो गया। ये सब हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और आप में से जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसकी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे देख लीजिएगा एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा। तो चलिए अभी आज का जो हमारा है उसी यूरोपियन एरा में अदर यूरोपियन नेशंस के बारे में, जैसे कि नेदरलैंड्स एंड डेनमार्क। तो नेदरलैंड्स के पीपल्स को हम मोस्टली डचमैन के रूप में जानते हैं। ये डचमैन, मोस्ट ऑफ द डचमैन्स नेदरलैंड्स में रहते थे और डेंस जो है मोस्ट ऑफ द डेनमार्क्स में रहते थे, तो इसलिए इनको डच एंड डेंस बोला जाता है। ये भी सेम सिस्टम ट्रेड के लिए आए थे और फिर बाद में कोशिश की गवर्निंग का, लेकिन इनका उतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं हुआ जितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पोर्टुगीज का हुआ था। फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको हम देख लेते हैं। कॉर्नेलिस डे हॉटमैन, ये जो शख्स थे कॉर्नेलिस डे हॉटमैन, ये सबसे पहले डचमैन थे जो कि कहाँ पहुंचे थे, सुमत्रा और बंटाम में पहुंचे थे 1596 में। ये सुमत्रा और बंटाम इंडिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स है। ये सबसे पहले वहां पहुंचे थे, ये सीधा इंडिया नहीं आए थे, ये इंडोनेशिया गए थे। फिर वहां से इनका अट्रैक्शन हुआ इंडिया की तरफ। और मोस्टली मैंने आपको मोटो पहले ही बता दिया था इनका, इन लोगों के आने का मोटो क्या होता है, लास्ट वीडियो में बताई थी, ये भी बताता हूँ कि सीधा कॉमर्शियल ट्रेडिंग सिस्टम लाना है। और क्या हुआ था, किस वजह से इनको सी रूट के थ्रू आना पड़ा, वो आपको सारे पिछले वीडियो में मैंने बताए हैं, उसको जरूर देखिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। तो ये लोग मुख्यतः ट्रेड सिर्फ कॉमर्शियल एंटरप्राइज के लिए ही बिल्कुल आए। और डचमैन्स जाने जाते हैं मोस्टली स्पाइसेस के लिए, इनका स्पाइस के ऊपर ट्रेड में बहुत मोनोपोली था इनका, उसके लिए जाने जाते हैं एकदम। तो ये कॉर्नेलियस डे हॉन्टमान्स के साथ इनका आगमन हुआ ईस्ट में, वर्ल्ड के ईस्ट साइड में इनका आगमन हुआ। और 1596 में आगे के बाद, और इंडिया में अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सबसे पहला फैक्ट्री जो डच ने लगाई थी वो था मसूलीपट्टनम में लगाई थी, वो जो कि कहाँ है, आंध्र में है, 1605 में। मसूलीपट्टनम में 1605 में लगी थी। ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि द फर्स्ट फैक्ट्री वाज फाउंडेड एट दी मसूलीपट्टनम, किसके द्वारा, डच पीपल्स के द्वारा। कब, 1605 में ये था। और इनका जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है कि जो ये नागापट्टनम करके जगह है वो भी आंध्र में ही है, इसको इन लोगों ने पोर्टुगीज के हाथों से कैप्चर किया था। वहां पोर्टुगीज थे, उनको हटा के इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और इतना ही नहीं, और भी कई फैक्ट्रियाँ इन्होंने लगाया। इनका मुख्य काम था फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्री इन लोगों ने लगाई। उसमें से मुख्य जो है देखिए, कोरोमंडल कोस्ट पे लगाई फैक्ट्री, गुजरात में लगाई, उत्तर प्रदेश में लगाई, बंगाल में लगाई, बिहार में लगाई, इतने सारे जगहों पे इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई। और तरह तरह के स्पाइसेस, अदर ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ये सब का उपजाऊ करके ये लोग लेते हैं। और जिसमें का बहुत सारी फैक्ट्री लगाई। तो इन्होंने अब 1609 में इन्होंने एक फैक्ट्री पुलिकट में भी लगाई, जो कि मद्रास के नॉर्थ, आज के नॉर्थ मद्रास में है। मद्रास का नॉर्थ साइड जो है ना, वहाँ वो पुलिकट था, उसमें में वो वहाँ पे एक और फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी लेकिन इन लोगों का मेन फैक्ट्री बोलते हैं ये था पुलिकट में। और मोस्टली जो है डच पीपल्स का आप आर्मी में उतना इन्फ्लुएंस नहीं देखेंगे जितना इन्फ्लुएंस पोर्टुगीज का था। इन लोगों का कोई ऐसा रिलेशन नहीं था अपने इंडियन रूरल्स के साथ, जैसे पोर्टुगीज का एकदम रिलेशन था पूरा इंडियन रूरल्स के साथ, वो मिलजुल के रहते थे। इनका ऐसा कोई नहीं था, इनको जस्ट बिजनेस बिजनेस बिजनेस। इनका ना कोई एम्बिशन था हमको यहाँ रूल करना, इसलिए ना इनका कोई गवर्नर था ना कोई था, जस्ट ये बिजनेस आए थे फॉर सेक ऑफ बिजनेस। इसलिए इन्होंने फैक्ट्री और सिर्फ अपने काम की चीज़ें की। तो उस संदर्भ में इन लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाए। और उनमें से जो प्रिंसिपल फैक्ट्री थी, लगाए तो बहुत सारे, उनमें से जो मुख्य फैक्ट्री को हम आज जानते हैं जिनके और कब कब लगाए थे, वो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक सूरत में लगाई थी 1616 में, फिर बिमलीपट्टनम में 1641 में, फिर कराईकल में 1645 में,
सिंसूरा में 1653 में, बारानगर में भी लगाई थी एक, फिर कैम बाजार में भी लगाई थी, जो कि मुशीराबाद के बाद है, मुशीराबाद के पास है वहाँ पे। फिर एक फैक्ट्री उन्होंने बालासोर में भी लगाई थी, पटना में भी लगाई थी, नागापट्टनम में भी लगाई थी 1658 में, और अंततः एक फैक्ट्री कोचिन में भी लगाई थी 1663 में। ये इंपॉर्टेंट मुख्य फैक्ट्रीज थे इनके जो इन्होंने लगाए थे। और देखिए आप देखिए पटना से लेकर के नागापट्टनम, नॉर्थ टू साउथ, ये सूरत कराईकल, मतलब इन लोगों ने अपना बिजनेस, ट्रेडिंग सेंटर पूरे इंडिया में फैला लिया था। बट जस्ट फॉर बिजनेस, नॉट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स। इन लोगों का कोई महत्व नहीं था कि हमको कॉन्फ्लिक्ट करना है, हमको लोकल रूलर से लड़ाई करनी है, हमको इनका सिंहासन लेना है, ऐसा कोई मंशा नहीं था इनका। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस इन लोग इतना कुछ करते थे हर जगह। और ये तो होगी फैक्ट्रीज की बात इनकी। अभी तक हमने ये देखा कि ये फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ लगाए, कैसे लगाए, ये देखिए। अब बात करते हैं ये करते क्या थे, किस चीज़ का बिजनेस करते थे। तो मोस्टली उसमें से देखिए कुछ क्या नाम आपको बताता हूँ। एक इंडिगो, आपको पता होगा बिहार जो था, यमुना वैली जो है, जो कि बिहार यूपी यहाँ सब जगह आती है, वो फेमस है इंडिगो के लिए, एक समय पे थी बहुत। ये इंडिगो का मैन्युफैक्चरिंग करते थे यमुना वैली पे और सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया और यमुना वैली से इंडिगो का मैन्युफैक्चरिंग करके वो ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, जो करते थे। फिर बंगाल से क्या करते थे, तो बंगाल से टेक्सटाइल और सिल्क्स का बिजनेस करते थे बंगाल से, गुजरात से। और दी कोरोमंडल कोस्ट पे जो फैक्ट्री लगाई थी, उन फैक्ट्रियों में क्या क्या होता था, तो गुजरात, कोरोमंडल कोस्ट और बंगाल में टेक्सटाइल और सिल्क। और एक साल्ट पेट्रे जो है एक और खास तरह का, ये जैसे इंडिगो प्लांट है ना, वैसे ये भी एक प्लांट था। इसका ये लोग करते थे ट्रेडिंग बिहार से। ये मोस्टली बिहार का जो है ये मोस्ट यही था बहुत बड़ा। और ओपियम और राइस, ये जो दो चीजें हैं, ओपियम और राइस, इसका ये लोग गंगा वैली में बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ करता था उस समय पे। और आज भी होती है गंगा वैली के आसपास। देखिए राइस का, ओपियम तो बहुत कम खेती हो गई है आजकल, लेकिन राइस का आप जब भी देखिए गंगा वैली के पास बहुत जम के खेती होती है। तो ये उन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे उस समय भी। तो ये था कहाँ से, इंडिगो यमुना वैली से, टेक्सटाइल बंगाल, गुजरात और कोलोमंडल से, साल्ट पेट्रे बिहार से, और ओपियम और राइस कहाँ से, गंगा वैली से। ये की की फीचर्स, की प्रोडक्ट्स थे जिनका ये बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे इंडियन लोगों का, डच पीपल्स का। हम ये भी डच की बात कर रहे हैं, पहले डच पीपल्स के बारे में। अभी देखिए हमने आपको अभी बता दिया बिजनेस कैसा था उनका, कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई। इनका ऐसे यहाँ के लोकल रूरल से कभी कंफ्लिक्ट नहीं हुआ। नॉट अ सिंगल इंसिडेंट रिपोर्टेड इन द हिस्ट्री, अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से। बट आपको पता है उस समय बहुत सारी अदर यूरोपियन कंट्रीज भी आ गई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो एक लाइब्रेरी चलती थी, सिर्फ इंग्लिश में या फ्रेंच में, या फ्रेंच में पोर्टुगीज में, पोर्टुगीज में डच में, डच में डेंस में, ऐसे नहीं, हर किसी का एक दूसरे से लाइब्रेरी चलता था। तो ऐसे इनकी लाइब्रेरी हुआ तो होती थी इनसे, क्या बोलते हैं, इंग्लिश पीपल से। यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है देखिए, एंग्लो डच लाइब्रेरी। इनका डच पीपल का जो लाइब्रेरी था मोस्टली इंग्लिश पीपल्स के साथ था, क्योंकि इंग्लिश भी सेम टाइम पे राइज कर रहे थे अपना एंशिएंट ट्रेड। उन्होंने भी 1601 में, पता है, विलियम हॉकिंस आए थे फर्स्ट शिप लेके, और इनका भी राइजिंग चालू हो गया था एट द सेम टाइम। तो इनके साथ लाइब्रेरी होता था। अब देखिए यहाँ आपको एक बहुत लोगों को होती है छोटी कन्फ्यूजन कि एंग्लो डच क्यों बोलते हैं, ये इंग्लिश पीपल्स के साथ इनको एंग्लो डच लाइब्रेरी क्यों बोलते हैं। तो देखिए यहाँ एंग्लो जो है ना, एंग्लो मीन्स, एंग्लो शब्द ही इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि देखिए आपको बताता, ये जो एंग्लो है ये एक लैटिन शब्द है, जो एक प्रीफिक्स है। और ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, एंजेलिया से। एंजेलिया करके एक शब्द है, उससे एंग्लो शब्द का डेरिवेशन हुआ है। और एंजेलिया का मतलब होता है इंग्लैंड। और ये इंग्लिश पीपल कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से। तो तो इसलिए एंग्लो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है द इंग्लिश पीपल को, क्योंकि एंजेलिया से ड्राइव हो, और एंजेलिया का मतलब होता है इंग्लैंड। सो इन लोगों का मोस्टली ऐसा नाम लिया जाता है, एंग्लो। आप आगे एंग्लो फ्रेंच लेवल भी पढ़ेंगे, ये सब भी पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में। तो अभी पहला लेवल ही एंग्लो डच लेवल ही। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी एंग्लो शब्द आप सुने तो इंग्लिश पीपल्स सीधा माइंड में आना चाहिए, इंग्लिश पीपल्स, इंग्लैंड के पीपल्स, जिन्होंने हम पे 200 साल तक राज किया, जिनका सबसे बड़ा प्रभाव रहा था। तो चलिए अभी इसमें आते हैं, उसका अलग टॉपिक है देखेंगे। इसमें आते हैं तो अब देखिए, कॉमर्शियल लाइब्रेरी जैसे मैं बोला चलता रहता था सब में, इनमें भी चलता था कॉमर्शियल लाइब्रेरी। पर इनका इंग्लिश और डच पीपल्स का कॉमर्शियल लाइब्रेरी
जल्द ही एक ब्लडी वारफेयर में टर्न हो गया, मतलब खून खराबा होने लग गया। पहले तो सिर्फ कॉमर्शियल में होता था, लेकिन अब खून खराबे पुत्र हो गए थे और युद्ध होने लग गए थे दोनों के बीच में। बहुत सारे वार हुए इनके बीच में, एंग्लो डच के बीच में, फर्स्ट वार, सेकंड वार, वार ऑफ बैटल ऑफ हुगली, बहुत सारे वार हुए। तो ऐसे बहुत हुआ। और अगर हम देखेंगे इनके लाइब्रेरी का क्लाइमेक्स कब हुआ, क्लाइमेक्स जैसे कोई भी फिल्म होता है, क्लाइमेक्स एक छोटा सा अंत कब चालू हुआ इनके लाइब्रेरी का, तो ये हुआ तब कि ईस्ट, जब अम्बोयना जो है, ये अम्बोयना एक जगह है जो कि आपको आज के प्रेजेंट इंडोनेशिया में है, जिसको कि इन डच पीपल्स ने ही कैप्चर किया था पोर्टुगीज के हाथों से 1605 में, ये एम्बोयना को। यहाँ पे डच पीपल्स का कब्जा था। और जो इंग्लिश थे, इंग्लिश पीपल्स, उनको भी ये प्लेस चाहिए था। तो इन लोगों ने हम किया, वहाँ पे गए। बट वहाँ हुआ ये कि डच ने 10 इंग्लिश मैन्स को और 9 जापानीज मैन्स को मार डाला 1623 में उस जगह पे। वो गए थे युद्ध करने, नहीं हो गए थे, ऐसे ही पहुंच गए थे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन डच पीपल्स का लाइवलरी की वजह से उन लोगों ने ये 10 इंग्लिश मैन्स को मार दिया, और साथ ही साथ 9 जापानीज भी मारे गए थे उसमें। वैसे वो भी ट्रेडिंग पे थे वहाँ इंडोनेशिया में। और ये इंसिडेंट जो था बहुत बड़ा इंसिडेंट माना जाता है, जो कि इन दोनों की लाइब्रेरी को एकदम से बहुत बड़ा युद्ध में बदल दिया। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था कहाँ पे, अम्बोयना में। अम्बोयना इंडिया में नहीं है, इंडोनेशिया में है, ठीक है ना, जो कि पोर्टुगीज के अधीन था, जिससे डच पीपल्स ने कैप्चर कर लिया था 1605 में। ये बात आप पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये इंसिडेंट जो था, ये इंटेंसिफाई कर दिया, आपको बोला जैसे बहुत बढ़ा दिया दोनों के बीच में लाइब्रेरी, एकदम चरम सीमा पे पहुंचा दिया। अब या तो तू या तो मैं, आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका था, ऐसा हो गया। और बहुत सारे इसी इसी बात पे बहुत सारे ये हुआ, युद्ध हुआ दोनों के बीच में। और दोनों ही क्या है, यूरोपियन कंट्रीज थी। पहली बार हुआ था कि दो यूरोपियन कंट्रीज इंडिया की सरजमी पे आपस में भिड़ गई थी। तो भिड़े तो थे, कॉमर्शियल व्यू में सब भिड़े थे एक दूसरे से, लेकिन ये लाइब्रेरी व्यू में भिड़ गए थे, ये हुआ था। इससे पहले भी भिड़े थे, आपको अगर दो यूरोपियन कंट्रीज के बात बोले, तो पोर्टुगीज का आप देखे होंगे कि वो इंग्लिश मैंस के साथ हुआ था, लेकिन वो क्या था, मुगल्स के तरफ से था। आपके लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, वो मुगल्स की तरफ से था, मुगल्स का सहयोग से था। ऐसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं लिया था किसी ने कि मेरा भी ट्रेडिंग सेंटर है, तुम्हारा भी ट्रेडिंग सेंटर है, इतना इंटेंसिफाइड नहीं हुआ था। इस लेवल का लड़ाई किसी दो देशों में नहीं हुआ था जितना डच पीपल्स और इंग्लिश पीपल्स में हुआ। और यही वार्स बोलता है कि डच पीपल्स का डिक्लिनेशन का मुख्य कारण बन गया, क्योंकि इंग्लिश पीपल्स से उनका जितना इम्पॉसिबल हो गया था लगभग, और इम्पॉसिबल ही था, वो हारे थे। तो चले आगे देखते हैं। और लेकिन नुकसान तो दोनों, युद्ध कोई सा भी हो, देखिए युद्ध कभी भला ही नहीं रहता है, नुकसान दोनों तरफ का हुआ, बराबर नुकसान हुआ दोनों तरफ का। और इसी नुकसान को देखते हुए इंग्लिश पीपल्स और डचमैन्स, ये दोनों ने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया। कब, 1667 में एक डील की, टेबल पर बैठ के बात की। जैसे अभी देख रहे हो इंडिया चाइना टेबल पर बैठ के बात कर रहे हैं ना, ऐसे कि हम लोग पर हम युद्ध के पहले कर रहे, इन लोगों ने युद्ध के बाद किया, बैठ के बात की टेबल पे इन लोगों ने। और इस कॉम्प्रोमाइज़ पे आए कि जो ब्रिटिश बोलते हैं, जो इंग्लिश पीपल्स को ही ब्रिटिश भी बोलते हैं, वो ब्रिटिश जो हैं, जो इंडोनेशिया के ऊपर ट्रेड करना चाहता था, वो अपने सारे अधिकार वापस ले लेगा। ही विल विड्रॉ ऑल क्लेम्स फ्रॉम द इंडोनेशिया, और बदले में डच को इंडिया छोड़ना होगा। ये एक डील, डच को इंडिया से रिटायर होना पड़ेगा, इंडिया से पूरी तरह से अपना बिजनेस खत्म करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देनी पड़ेगी, खत्म, ऐसा करना ये। और ये साइन हुआ, दोनों मान गए। और डच ये डील मान इसलिए भी गए क्योंकि डच का ध्यान उतना इंडिया पे नहीं था। डच जो थे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट थे प्रॉफिटेबल ट्रेड जो इंडोनेशिया में होता था। आपको बताओ, स्पाइसेस के मामले में इंडोनेशिया उस समय बहुत बड़ा कंट्री था स्पाइसेस के मामले में। और वहाँ पे बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखा डच पीपल्स को। और डच पीपल, जैसे हमारे को उनका मुख्य काम क्या था, ट्रेडिंग। तो उनको जहाँ प्रॉफिट दिखेगा वो वहाँ जाएंगे। तो उनको इंडोनेशिया में बहुत प्रॉफिट दिखा। देखिए वो कॉर्नलिस डे हॉन्टमैन सबसे पहले आए भी कहाँ पे थे, ईस्ट में। तो वो आए थे सुमत्रा और बंटम में, जो कि इंडोनेशिया में है। ये मुख्यतः इंडोनेशिया के लिए ही आए थे। इंडिया पे तो इनका अट्रैक्शन हो गया जब इंडोनेशिया में ये थे,
ये इंडिया के लिए मुख्यतः नहीं आए थे, लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्री इन लोगों ने इस्टेब्लिश की, तो इसलिए इनको प्रॉफिट दिखा इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया को इन्होंने अपने पास रखा और इंडिया को दे दिया ब्रिटिश के हाथों। और उन्होंने जो वहाँ की पूरे वर्ल्ड ट्रेड में बोलते हैं, डच पीपल्स ने इंडोनेशिया में रहते हुए ब्लैक पेपर और स्पाइस के ऊपर मोनोपोलाइज कर लिया पूरा वर्ल्ड ट्रेड में। ईस्टर्न ट्रेड, जो ईस्टर्न ट्रेड होता है पूरा, ये इसमें पूरा मोनोपोलाइज हो गया ब्लैक पेपर और स्पाइस के ऊपर इन लोगों का। और बाद में इनका हिस्ट्री और आगे गया है इंडोनेशिया में, पर इंडोनेशिया में इनका हिस्ट्री और आगे गया, लेकिन इंडिया में इनका हिस्ट्री यहाँ खत्म हो गया। यहाँ इनका हिस्ट्री जब ये विड्रॉ किए तो सारे क्लेम्स हट गए इनके इंडिया से। तो अब अभी इंडियन हिस्ट्री देख रहे तो इसको देखेंगे, जब वर्ल्ड हिस्ट्री जाएंगे तो हम इंडोनेशिया में इनका कैसे क्या हुआ था ये भी देखेंगे। तो अभी पहले इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में क्या हुआ था। तो ये हुआ था कि विड्रॉ इन्होंने कर लिया अपने सारे डिसीजन यहाँ से। अभी देखिए, वो इंसिडेंट से तो विड्रॉ हो गया, लेकिन डिक्लाइन के फिर भी आपको मैं एक कारण दिखाना, कारण तो मैंने बताई सेम एकमात्र कारण, एंग्लो डच वार। ये एंग्लो से भिड़ गए, ब्रिटिश पीपल से भिड़ गए, तो इनका खात्मा हो गया। तो ऊपर हुआ कैसे, एक सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं बताऊं तो देखिए क्या हुआ था। जो थर्ड एंग्लो डच वार हुआ था, जो कि 1672 से 74 के बीच में हुआ था। तो इस बीच में हुआ कि कम्युनिकेशन जो है सूरत और न्यू इंग्लिश सेटलमेंट बॉम्बे का जो था, इसके बीच में मुंबई, नया नया बॉम्बे उनका हेडक्वार्टर बना था इंग्लिश पीपल का, और वहाँ पे सेटलमेंट किया था। तो इनका कनेक्शन टूट गया, कट हो गया। और इस वजह से हुआ ये कि तीन इंग्लिश शिप्स को डच के फोर्सेस ने बे ऑफ बंगाल में कैप्चर कर लिया। ऐसी बात नहीं थी डच के पास फोर्स नहीं थी, फोर्स थी डच के पास। वो किसी से युद्ध करने के लिए फोर्स तो रहती है, फोर्स थी उनके पास। तो ये काम उन लोगों ने किया था उस समय 70 to 74 के वार में। वो तीन इंग्लिश शिप्स को कैप्चर कर लिया था बे ऑफ बंगाल में। और इसके जवाब में, रिटेलिएशन में, इंग्लिश ने हमला किया डच के ऊपर। बैटल हुआ हुगली में, एक बहुत बड़ा बैटल हुआ जिसको बैटल ऑफ हुगली बोलते हैं। 1759 में हुआ ये बैटल, और ये क्रशिंग ब्लो ला दिया डच एम्बिशन का इंडिया में। मतलब ये पूरा डच को क्रश करके रख दिया इंडिया में पूरी तरह से। और जो भी सपने थे डच के इंडिया में करने के, सारे सपने डच पीपल्स के टूट गए उस वार के साथ ही, क्योंकि उसमें उन्होंने पूरा खात्मा ही कर दिया डच पीपल्स का, इंडिया से सफाया कर दिया उनका इंडिया से, तो सफाया कर दिया था। अब देखिए यहाँ एक डॉट आ रहा होगा आप लोग को, 1667 में इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि डच पीपल्स इंडिया से रिटायर हो जाएगा और इंग्लिश पीपल इंडोनेशिया से अपने क्लेम्स हटा लेगा। लेकिन ये देखिए 1759 में हम देखते हैं बैटल होता है दोनों के बीच में। हुआ यह था, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ आप तो जानते हैं, चाइना को जानते ही होंगे कि कभी किसी बात पे कायम रहा है क्या। तो ऐसा ही कुछ सीन हो गया, दोनों में लाइबरली हुआ, नहीं हो पाए एक दूसरे के बात पे कायम, और कुछ ऐसी कन्फ्लिक्ट का माहौल बनता रहा। तो फाइनली 1759 में फोर्सफुली एक वार के तहत उनको टेक ऑफ करना पड़ा इंडिया से, और वो जाके इंडोनेशिया में सेटल हो गए। धीरे धीरे उन्होंने वो उस कॉम्प्रोमाइज़ के बाद धीरे धीरे इन लोगों ने अपना काम चालू कर दिया था, कि फैक्ट्री बंद करना चालू कर दिया था। पर इतनी जगह इनकी फैक्ट्री थी, इतनी सारी जगह इनकी फैक्ट्री थी, एक बार में तो सबको शट करना मुश्किल नहीं, तो ये धीरे धीरे कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करने के बीच में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो इनको सडन इंडिया छोड़ना पड़ा उस हादसे के बाद। तो ये था डच। और डच एम्पायर के बारे में अगर मैंने आपको शुरू में भी बताया, जैसे डच जो थे इनका एम्पायर बिल्डिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में, ये केवल ट्रेड करना जानते थे, ये मैं आपको भी कई बार बता चुका हूँ। और डच पीपल्स का जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट, जैसे कि आप देखते हैं किसी का टेक्सटाइल्स में होता है, किसी का सिल्क में होता है, किसी का इसमें होता है, तो डच पीपल्स का जो मेन इंटरेस्ट था वो स्पाइस आइलैंड में था। स्पाइस आइलैंड और स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया में, जहाँ से उन्होंने बहुत ह्यूज प्रॉफिट कमाया बिजनेस के थ्रू, बाद में भविष्य में बहुत प्रॉफिट कमाया उन्होंने इंडोनेशिया से। क्योंकि उनका इंडिया को इंटरेस्ट उनका बचा ही नहीं, उनका मेन इंटरेस्ट इंडोनेशिया था। आपको भी बताया मैंने कि वो आए इंडोनेशिया ही थे, इंडोनेशिया में ही वो बिजनेस करने के लिए आए थे, इंडिया तो उनका अट्रैक्शन था। तो इसलिए वो अपना इंडोनेशिया पे ही ट्रेड किए, और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया भी वहाँ से उन लोगों ने। स्पाइस आइलैंड्स के नाम से फेमस है इंडोनेशिया में, बहुत तरह तरह की स्पाइसेस होती हैं, देखिएगा कभी। तो ये थे डच पीपल्स के बारे में आपके। अब देखते हैं डेन्स के बारे में। डेन्स देखिए ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट इनका है नहीं हिस्ट्री में हमारे, क्योंकि ये ब्रिटिश में
इवॉल्व हो गए थे, मतलब मिल गए थे, सम्मेलन हो गया था, डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गया था। तो जो भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सबसे पहले 1616 में एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। 1616 में एस्टेब्लिश हुआ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनका जो पहला फैक्ट्री था वो 1620 में ट्रांक्वेबर में लगा था, जो कि टैंजोर में है, और टैंजोर जो कि आज चेन्नई में है, आज के चेन्नई में। और ये जो था ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया था। ये पहला फैक्ट्री का लोकेशन मैंने आपको बताया। पहला फैक्ट्री कहाँ लगा था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ट्रांक्वेबर में, जो कि टैंजोर के पास है, जो कि चेन्नई में है। तो ये था इनका पहला फैक्ट्री वर्ल्ड में। उन्होंने एक और फैक्ट्री लगाई थी सीरमपुर में 1620 में, जो कि कलकत्ता के पास है। 1620 में कलकत्ता के पास एक फैक्ट्री लगाई सीरमपुर में। और इनका जो हेडक्वार्टर या फिर हम इनके प्रिंसिपल सेटलमेंट को बोल सकते हैं वो भी सीरमपुर ही था। सबका एक हेडक्वार्टर होता है, इनका भी हेडक्वार्टर सीरमपुर था, और हेड प्रिंसिपल सेटलमेंट भी था। यही इंपॉर्टेंट है इंडियंस के बारे में, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने ही से सवाल आते हैं तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। इनका कोई इतना खास हिस्ट्री भी नहीं है, क्योंकि हुआ ये कि ये 1845 में अपनी फैक्ट्री को इन्होंने बेच दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बेच दिया। और लिखा द डेनिश फैक्ट्रीज वे नॉट इम्पोर्टेंट एट एनी टाइम। इन फैक्ट्रीज का कभी महत्व रहा ही ना इनके पास आर्मी थी, ना इनके पास फोर्स थी, कभी इन फैक्ट्रीज का कोई महत्व रहा ही नहीं। तो इन लोगों ने देखा कि लॉस में ही हम लोग, ट्रेड में कोई फायदा है ही नहीं, तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री को 1845 में बेच दिया भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उस समय 1845 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत शक्तिशाली प्रभाव हो गया था इंडिया में, तो उनको बेच दिया। और जो ये पीपल्स हैं, ये डेंस पीपल, सॉरी यहाँ डच लिखा है, डेंस होगा ये, डेंस पीपल जो हैं ये बेटर नोन है अपने मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। कॉमर्स तो है ही, कॉमर्स तो वही करने आए थे, लेकिन कॉमर्स से ज़्यादा इनको हम फेमसली जो आज जानते हैं मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब शिप बिल्डिंग, ये सब करके देना दूसरे लोगों को, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को, इन सब के लिए फेमस थे। ये इनका इतना बड़ा रोल नहीं था वार में कि हमको एम्पायर बिल्डिंग का इनका कॉमर्शियल में भी इतना रोल नहीं रहा। कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं लगा पाए, कोई बड़ा ट्रेड सेंटर नहीं लगा पाए, तो इतना कोई बड़ा कहीं इन्फ्लुएंस रहा ही नहीं इनका। तो इनके फैक्ट्रीज का कभी कोई महत्व नहीं था। बस दो तीन चीज़ें जो इनके बारे में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि क्या महत्व थे, तो ये कब आए थे, सबसे पहले कब स्टैब्लिश हुआ था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1616 में। और इनकी पहली फैक्ट्री कब लगी थी, जो कि लगी थी ट्रैंक्वेबर में, जो कि टैंजोर का था, टैंजोर के पास था। और इनका प्रिंसिपल सेटलमेंट और हेडक्वार्टर कहाँ था, तो वो सीरमपुर में था, जो कि कलकत्ता के पास है। और कब इन्होंने अपनी फैक्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोल्ड की, तो वो 1845 में ये सोल्ड कर दी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इनके बारे में पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में, और इनका कोई महत्व नहीं था। सो ये थे डच एंड दी डेन्स, यही थे हमारे आज की टॉपिक। यहाँ हम समाप्त करेंगे लेसन। और अभी देखिए हमने पोर्टुगीज देख लिया यूरोपियन एरिया में, यूरोपियन एरा में, डच भी देख लिए, डेन्स भी देख लिए। अब क्या बचते हैं, फ्रेंच पीपल्स के बारे में जानना बचता है। उस पर अगली क्लास हमारी होगी फ्रेंच पीपल्स पे ही, नेक्स्ट वीक तक में हो जाएगी अगली क्लास, फ्रेंच पीपल्स पे ही होगी। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश ही हमारा पूरा मॉडर्न इंडिया कवर करता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, वही तो आज़ादी तक तो वही चला जाता है। सो दिस वाज दी टुडेज क्लास। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और जो भी मैंने पढ़ा है इसको, जो भी अभी क्लास में हम लोगों ने सीखा, एनालिसिस किया, ये की पॉइंट्स, ये बहुत नॉलेजेबल पॉइंट्स हैं। इसको देखिएगा ज़रूर, याद रखिएगा, बार बार देखिए वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार देखिए, रिपीट रिपीट देख सकते हैं। बहुत सारे एसएससी तो 100% कवर करता है मेरा ये सिलेबस, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और यूपीएससी के प्रीलिम्स लेवल तक मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरा सिलेबस है जो भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो इसका सीरियसली देखिएगा, इनको अच्छे से पढ़िएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक।